नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है टॉप जीके एमसीक्यू सीरीज़। जैसा आप सभी जानते हैं, इस सीरीज़ में हम जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपसे किसी न किसी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो सेंटर का कोई भी एग्ज़ाम हो या अलग अलग राज्यों के एग्ज़ाम्स हो, वहाँ पर पूछे जाते हैं जीके के, जीएस के, उनको हम यहाँ पे कवर करते हैं। आज की वीडियो में जो कल हमारा बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, उसके सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ की हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है और इस सीरीज़ के ऊपर बनी हुई 6 मास्टर वीडियोस को नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। 2023 में यह कितनी हो गई? देखिए, यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया गया, ये आया था मई 2025 में। बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ से आपके आने वाले एग्जाम में सवाल बन जाए। जो 2025 में यह मानव विकास सूचकांक आया है, इसमें यह बताया गया कि 1990 में भारत में जीवन प्रत्याशा जो थी वो लगभग 58.5 वर्ष थी और ये 2023 में आकर के 72 वर्ष हो गई है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये जो मानव सूचकांक होता है, मानव विकास सूचकांक होता है, 3 प्रमुख क्षेत्रों में इसे मापा जाता है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले जीवन प्रत्याशा को मापते हैं, इसके बाद शिक्षा को देखा जाता है और फिर इसमें नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय को देखा जाता है। जीवन प्रत्याशा 1990 में भारत में लगभग 58.5 वर्ष के करीब थी, लेकिन अब ये कितनी हो गई है? 72 वर्ष। शिक्षा की अगर हम बात करते हैं, 1990 में औसतन जो एक बच्चा स्कूल में अपना गुजारता था वर्ष, वो कितना समय था, यानी औसतन कितने वर्ष वो पढ़ाई करता था? 1990 में ये 8.2 वर्ष था। ठीक है, यानी लगभग 8 साल वो स्कूल में रहता था, पूरी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता था। लेकिन अब 2023 में ये बढ़कर कितना हो गया है? लगभग 13 साल हो गया है। ठीक है, अगर हम राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, नेशनल इनकम 1990 में हमारी $2,167 थी, जो 2023 में 9,000 से ज़्यादा हो चुकी है, $9,046। तो ये 3 इसके क्षेत्र हैं। कई बार पूछा गया है किस किस को मापा जाता है, तो 3 क्षेत्र को मापा जाता है। 3 क्षेत्रों में कितना सुधार हुआ है वो भी हमने यहाँ पे देखा। इससे रिलेटेड कुछ और बातें जो आपसे पूछी जाती हैं। पहला, ये जो नई सूचकांक यहाँ पर आई है, रिपोर्ट आई है, इसमें भारत का मानव विकास मूल्य सूचकांक जो है वो कितना है? भारत का जो HDI स्कोर रहा है वो 0.685 रहा है। ठीक है, जो पिछले वर्ष रिपोर्ट आई थी उसमें भारत का 0.676 था, तो 676 से बढ़कर अब 685 हो गया है। भारत किस श्रेणी में आता है? तो मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। जिन देशों का 7 से ऊपर मानव विकास सूचकांक स्कोर है वो उच्च मानव विकास श्रेणी में आते हैं। भारत का अभी 7 नहीं है, तो भारत किस में है? भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी में आता है। भारत इस पूरी सूची में, जिसमें टोटल 193 देश शामिल थे, भारत कौनसेवें नंबर पे रहा? 193 देशों में से भारत 130वें नंबर पे रहा। पिछली बार भारत इस सूची में 133वें नंबर पे था, अब की बार 130। एक और क्वेश्चन ध्यान रखना, 2025 की ये जो मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट आई है, इसका टाइटल क्या था, शीर्षक क्या था? अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। तो इसको भी ध्यान रखना है, यानी एआई के युग में लोग और संभावनाएं, ये इसका शीर्षक था। ठीक है, इस सूची में नंबर 1 पे कौन रहा? इस सूची में नंबर 1 पे आइसलैंड रहा, जिसका मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.972 था। इसके अंदर जो बेसिकली रैंकिंग स्कोर दिया जाता है वो 0 से 1 के बीच में दिया जाता है। जिसका 1 के सबसे नज़दीक होता है वहाँ पर मानव विकास की जो श्रेणी है वो उच्च मानी जाती है, जैसे आइसलैंड है। सबसे कम दक्षिणी सूडान का रहा 0.388। ठीक है, तो ये हमने HDI को पूरा यहाँ पर देखा, कोशिश करी एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का। अगला, किस गुजराती फिल्म ने 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता?
तो 70वें फिल्म पुरस्कारों में, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म जिसे राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए चुना गया, जिसने इन क्षेत्रों में अपना योगदान दिया, इस फिल्म का नाम था कच्छ एक्सप्रेस। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, इसके निर्माता कौन है, इसे बनाया किसने है, तो विरल शाह के द्वारा इसे बनाया गया था। ठीक है, निम्न में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? देखिए 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इसी वर्ष सितंबर में दिया गया। तो वो तो आपसे अभी हाल ही का जो आपका एग्जाम है उसमें तो आएगा नहीं, लेकिन अगले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। 2025 का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है वो 3 संगठनों को मिला है, जिसमें भारत का एक एनजीओ है जिसका नाम है फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली, इसे दिया गया। इसके अलावा मालदीव की शाहिना अली को दिया गया उनके पर्यावरण संबंधी कार्यों के लिए, और फिलीपींस का के फ्लूवियानो एंटीनियो एल विलन्यूवा को दिया गया। ठीक है, तो 3 संगठन या 3 व्यक्तियों को यहां पर मिला 2025 का, लेकिन अभी आपने उसको ध्यान नहीं रखना है, आपसे 2024 का पूछा गया, और अगर रेमन मैग्सेसे से सवाल बनेगा आपसे आगामी एग्जाम में 2024 का ही पूछेगा। 2024 का जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार था, यह जो भूटान की कर्मा फुंतुसो है इनको दिया गया। जो रूरल डॉक्टर मूवमेंट्स है, कहाँ चला था रूरल डॉक्टर मूवमेंट्स, ये चला था थाईलैंड में, इसको दिया गया। जो मियाज़ाकी हयायो है जापान की, इसको दिया गया। और परवीज़ा फरहान इंडोनेशिया की, उनको दिया गया। गुएन थी नागोक फोंग जो वियतनाम के हैं, उनको दिया गया। तो इन 5 को दिया गया। यहां पर आपके सारे के सारे क्या हैं, रेमन मैग्सेसे विजेता हैं। ठीक है, अगला, बानो मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? देखिए बानो मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इनको इनकी किस रचना के लिए यह पुरस्कार मिला? इनको इनकी रचना हार्ट लैंप के लिए यह पुरस्कार मिला। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो भानु मुश्ताक हैं, इनकी यह रचना कन्नड़ भाषा में इन्होंने लिखी थी। इसका अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भास्ती के द्वारा किया गया। ठीक है, कन्नड़ रचना के लिए यह पुरस्कार जीतने वाली पहली व्यक्ति बनी है भानु मुश्ताक। तो इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है, रचना का नाम क्या है, कौन सा पुरस्कार मिला, किस भाषा की है और इसका इंग्लिश में अनुवाद किसने किया। बानो मुश्ताक से पहले किन किन भारतीयों को यह जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार ये मिल चुका है? देखिए 1971 में वीएस नायपाल को इन अ फ्री स्टेट के लिए यह पुरस्कार मिला। फिर 1981 में सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए यह पुरस्कार मिला। फिर 1997 में अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए मिला। 2006 में किरण देसाई को उनकी रचना द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस इसके लिए मिला। 2008 में अरविंद अडिगा को द व्हाइट टाइगर के लिए मिला। और बानो मुश्ताक से जस्ट पहले 2022 में गीतांजलि श्री को उनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए मिला, जो उत्तराखंड में सवाल बना था। हो सकता है यहां से भी सवाल बन जाए। अगला, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियां भारत को आवंटित की गई हैं। निम्न में से कौन उनमें शामिल नहीं है? देखिए सिंधु नदी जल समझौते के तहत भारत को पूर्वी 3 नदियां वहां पर दी गई। 6 नदियां इस पूरे जल तंत्र में आती हैं, 3 इसमें पूर्वी नदियां हैं, 3 पश्चिमी नदियां। भारत के हिस्से में 3 पूर्वी नदियां आई, जिसमें रावी है, सतलज है और तीसरी नदी है ब्यास। ठीक है, पाकिस्तान के हिस्से में 3 पश्चिमी नदियां आई, जिसमें सिंधु है, जिसमें चिनाब है और झेलम है। तो झेलम भारत के हिस्से में नहीं आई। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। बेसिकली ये एक समझौता था, 1960 में हुआ था। इसके तहत जो पूर्व की ये 3 नदियां हैं, रावी, सतलज और ब्यास, इनका 80% हिस्सा भारत इस्तेमाल कर सकता है और लिमिटेड 20% पाकिस्तान। यही चीज इन पश्चिमी नदियों पर करी गई, सिंधु, झेलम और चिनाब, जिनका 80% पाकिस्तान करेगा और लिमिटेड 20% भारत। ठीक है, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित है? देखिए लोकसभा का जो सचिवालय है यह किसके नियंत्रण में आता है? कई बार ये सवाल आया है कि डायरेक्ट आता है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। ठीक है, पहली चीज आपने इसको ध्यान रखनी है। यहां पर सवाल था कि लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित है। इसका सीधा सीधा आंसर होना था लोकसभा का स्पीकर।
लेकिन लोकसभा का स्पीकर यहां पर है नहीं। इसके पीछे इसको थोड़ा सा करेक्शन यहां पर होगा। क्वेश्चन में यह होना चाहिए था कि लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित जो नियम आदि बनने होते हैं वो कौन निर्धारित करता है। नियम बनाए जाते हैं लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो नियम बनाता कौन है? लोकसभा। हालांकि संविधान में कहा गया है कि संसद ऐसे कानून बनाएगी, लेकिन यह प्रावधान भी जोड़ा गया है कि जब तक संसद कानून नहीं बनाएगी तब तक लोकसभा अध्यक्ष के परामर्श से राष्ट्रपति नियम कानून तय करेगा। यानी भर्ती कैसे होगी, किसकी होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगी, ये सब निर्धारित कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो यहां पर संसद है नहीं विकल्प में, तो वह आपका एलिमिनेट हो गया। राष्ट्रपति कर सकता है किसकी सलाह पर? लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर। तो ये वाला आपका सही आंसर होगा। लेकिन अगर आपको लोकसभा अध्यक्ष भी दिया होता विकल्पों में तो आप सीधा उसको टिक करते, क्योंकि डायरेक्ट नियुक्ति की बात कर रहा है। नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित करने की बात नहीं कर रहा, नियम निर्धारित करने की बात नहीं कर रहा। नियुक्ति डायरेक्ट कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। सचिवालय डायरेक्ट उसी के अंडर में काम करता है। ठीक है, भर्ती की जो सेवाएं हैं उनकी शर्तों को निर्धारित करने का काम राष्ट्रपति का है लोकसभा अध्यक्ष की सलाह पर। ठीक है, भारत का महान्यायवादी, अब उसको लेकर के 4 स्टेटमेंट हैं। देखिए, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। क्या ये सही है आपका? पहला आपका बिल्कुल सही है। जो भारत का महान्यायवादी होता है, इसके कार्य, इसकी शक्तियों में हमने पढ़ा है। इसकी पहला कार्य, मुख्य कार्य क्या है कि यह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे मामलों में सलाह देगा जो राष्ट्रपति ने इसको सौंपे हैं। तो यह राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। पहला आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या इसके काम है? पहला मामला तो यही है कि भारत सरकार को यह सलाह देगा उन मामलों में जो राष्ट्रपति ने इसको दिए हैं। दूसरा, कानूनी ऐसे मामले जो राष्ट्रपति डायरेक्ट इसको देता है, उन पर भी राष्ट्रपति को सलाह देगा, यानी यह सही है। इसके अलावा संविधान या किसी अन्य विधि के द्वारा अगर इसे कोई कार्य दिया जाता है तो वो भी यह करेगा। यह है महान्यायवादी के प्रमुख कर्तव्य। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अर्हत नहीं है, दूसरा गलत है। इन्हें जो महान्यायवादी होते हैं भारत के किसी भी कोर्ट में सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता, ये भी गलत है। प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। ठीक है, सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार है। पूर्णकालिक सलाहकार का मतलब हो गया जैसे होता है कि पूर्णकालिक सदस्य। अब आप इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। महान्यायवादी जो होता है, पहली चीज तो ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं। दूसरी चीज, राष्ट्रपति के ही दिए गए जो मामले होते हैं उन पर ये सलाह देते हैं। तीसरी चीज, ये पूर्णकालिक सदस्य भी नहीं होते सरकार के, यानी सरकारी अधिकारी नहीं होते। ये अपने निजी जो केसेस इनके होते हैं उनकी सुनवाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के साथ जुड़े हैं या सरकार ने इनको महान्यायवादी के पद पर लाए हैं तो ये उनके अलावा और दूसरे केसेस नहीं सुन सकते। ये अपने निजी केसेस को भी सुन सकते हैं, वहां पर भी कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई रोक टोक इनके ऊपर नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ इतनी रोक टोक होती है कि अगर कोई केस भारत सरकार के खिलाफ है तो उसमें ये नहीं जा सकते, उसके खिलाफ ये सलाह या विश्लेषण नहीं दे सकते। ठीक है, तो जो महान्यायवादी होता है वो सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार नहीं होता, क्योंकि वो एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, उसे अपनी निजी कार्यवाही करने का अधिकार होता है। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार करें। निम्न में से कौन विषय संवर्ती सूची में आते हैं? हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची है जिसके अंदर 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। इनमें से कौन से विषय हैं जो संवर्ती सूची के अंतर्गत हैं? देखिए, पहला है वन्य जीवों की सुरक्षा। जो वन्य जीवों की सुरक्षा होती है, यानी जंगल हो गए, जंगली जानवरों की, पक्षियों के संरक्षण के कार्य हो गए, ये सब किसका हिस्सा हैं? ये हमारे संवर्ती सूची का हिस्सा हैं। ठीक है, 42वें संशोधन 1976 के द्वारा इनको राज्य सूची से हटाकर संवर्ती सूची में डाला गया। ठीक है, कृषि पर आय, कृषि पर आय जो है यह राज्य सूची के अंतर्गत आता है। कृषि के ऊपर जो भी करना होता है, कृषि को लेकर के जो कानून बनाने हो, ये किस सूची का विषय है? ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, विद्युत उपभोग अथवा बिक्री पर कर ये कौन लगाता है? ये भी राज्य सरकार लगाती है। ठीक है, मूल्य नियंत्रण ये कौन करता है? मूल्य नियंत्रण ये है जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, केंद्र भी और राज्य भी। तो ये भी किस सूची का विषय है? संवर्ती। पहला और चौथा संवर्ती सूची का विषय है यहां पे, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है?
हमने जब डीपीएसपी को पढ़ा था डिटेल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में, तो उसमें देखा था कि डीपीएसपी का वर्गीकरण 3 तरह के तत्वों में किया जाता है, 3 तरह के सिद्धांतों में। समाजवादी डीपीएसपी, गांधीवादी डीपीएसपी और उदारवादी डीपीएसपी। ठीक है, इनमें से कौन सा है जो गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, यानी गांधीवादी डीपीएसपी नहीं है? देखिए, पहले इनके आर्टिकल्स को लिख लेते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन किसमें है? ये आर्टिकल 40 में है, डीपीएसपी का पार्ट है। समान नागरिक संहिता, ये आर्टिकल 44 में है, ये भी डीपीएसपी का पार्ट है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति, यानी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगी सरकार, ये डीपीएसपी में है, ये आर्टिकल 43 में है। और काम का अधिकार, कुछ दशाओं में काम का, शिक्षा का अधिकार होगा व्यक्तियों को, ये देने का काम करेगी सरकार, ये 41 में है। अब आपको सबके नंबर पता चल गए, इनमें से कौन सा है जो गांधीवादी डीपीएसपी है? सबसे कॉमन तो आपका यह है कि ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतें जो होती हैं और कुटीर उद्योग, इनके लिए महात्मा गांधी ने काफ़ी कार्य किए थे, काफ़ी प्रयास किए थे, तो ये गांधीवादी विचारधारा के माने जाते हैं। तो पहला और तीसरा तो गांधीवादी हो गए। समान नागरिक संहिता, ये उदारवादी माना जाता है, और काम का अधिकार कुछ दशाओं में ये माने जाते हैं समाजवादी। ठीक है, तो पहला और तीसरा गांधी सिद्धांतों के अनुरूप है, दूसरा और चौथा गांधी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। शपथ का प्रारूप, क्या ये तीसरी अनुसूची में है? देखिए, हमारे संविधान की जो तीसरी अनुसूची है उसमें शपथ के बारे में बताया गया है, ये आपका बिल्कुल सही है। पहली अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में, उनके क्षेत्रफल के बारे में, नाम के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके वेतन से संबंधित सारी बातें बताई गई हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है, ये वाला सही है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन, क्या ये चौथी अनुसूची में है? क्या ये सही है? ये भी सही है। राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी उसका बंटवारा चौथी अनुसूची में है। अगला, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, क्या यह छठी अनुसूची में है? देखिए, अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है आमतौर पर वो 5वीं अनुसूची में है। छठी सूची में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन है, लेकिन वो केवल 4 राज्यों के लिए है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के लिए। 4 राज्य हैं जिसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। उनके जनजातीय क्षेत्रों की बात करती है छठी अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन है, SC ST का प्रावधान जो है वो 5वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, तीसरा वाला गलत है। संघ सूची, क्या ये 7वीं अनुसूची में है? ये आपका बिल्कुल सही है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची सारी शामिल हैं। ठीक है, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला, मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। क्या पहला वाला कथन सही है? पहला वाला आपका गलत है। देखिए, मंत्रालय अगर कोई नया बनाना होगा या विभाग कोई अगर बनाना होगा तो यह संसद के अधिनियम के माध्यम से होता है, न केवल प्रधानमंत्री के फैसले से कि उन्होंने सलाह ले लिया अपने कैबिनेट सचिव से और कोई मंत्रालय बना दिया। वो बना सकते हैं, लेकिन संसद के कानून के द्वारा, संसद से कानून होगा तब जाकर के वो बनेगा। ठीक है, जो मौजूदा मंत्रालय हैं उनको वो पुनर्गठित कर सकते हैं, उन्हीं मंत्रालयों में नए विभाग बना सकते हैं, लेकिन अगर नया निर्माण अगर करना होगा, नया मंत्रालय या नया विभाग बनाना होगा तो वो बनेगा कानून से। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है, ये सही है। किस मंत्री को कौन सा मंत्रालय मिलेगा यह कौन डिसाइड करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति फिर उनको उस मंत्रालय की शपथ दिलाते हैं। तो हमारा सेकंड वाला सही है। आपसे पूछा है कौन सा सही है, इनमें से एक गलत है, सेकंड वाला सही है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला, होर्मुज जलडमरू मध्य किसको जोड़ता है? जो होर्मुज जलडमरू मध्य है, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये रहा, यह किस किस को जोड़ता है? देखिए, होर्मुज जलडमरू मध्य बेसिकली आपके फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक है, फारस यानी कि पर्शिया की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, अगला, निम्न में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो वित्त आयोग के सदस्यों के लिए अर्हताएं निर्धारित करने का काम कौन करता है? संसद करती है कानून के द्वारा। देखिए, इसमें जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। वित्त आयोग के सदस्यों को नियुक्त करना
उनको पद से हटाना, उनका त्यागपत्र लेना, ये कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, 5 साल के लिए उनको चुनता है। वित्त आयोग में टोटल 5 सदस्य होते हैं, 4 नॉर्मल सदस्य, 1 अध्यक्ष होता है। इनमें सदस्य कौन कौन होगा, उनके लिए अर्हताएं कौन तय करता है? ये संसद तय करती है, ना कि राष्ट्रपति। ठीक है, किस आर्टिकल के तहत वित्त आयोग बनाया जाता है? आर्टिकल 280 के तहत। 280 का सेकंड वाला खंड है जो कहता है कि सदस्यों के लिए अर्हताएं तय करने का अधिकार संसद को है कानून बनाकर। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत होता है। क्या सदन को आहूत करने का अर्थ है दीक्षांत? पहला कथन आपका बिल्कुल गलत होगा। देखिए, सदन को आहूत करने का अर्थ यानी सदन को बुलाना। दीक्षांत मतलब हो गया समापन, तो समापन नहीं होता है, ये शुरुआत है। ठीक है, पहला गलत है। स्थगन से सत्र सत्रावसान होता है। स्थगन से क्या सत्र का सत्रावसान हो जाता है? ये वाला कथन भी आपका गलत है। स्थगन से सत्र का नहीं, उस बैठक का जो उस समय चल रही है उसका कुछ समय के लिए स्थगन हो जाता है, सत्रावसान नहीं होता। ठीक है, विघटन सदन को समाप्त करता है, ये आपका बिल्कुल सही है। जो विघटन होता है इससे लोकसभा समाप्त हो जाती है, भंग हो जाती है। ठीक है, स्थगन सदन के नेता के द्वारा अकेले किया जा सकता है। स्थगन जो करता है वो लोकसभा का अध्यक्ष यानी सदन का अध्यक्ष करता है, चाहे राज्यसभा में वो सभापति करे या लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष। सदन का नेता स्थगन नहीं करता, तो ये वाला गलत है। केवल तीसरा वाला आपका सही है। आपको पूछा है यहां पर कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो पहला, दूसरा और चौथा यहां पर गलत है, केवल तीसरा सही है। विकल्प आपको अलग यहां पर दिए गए हैं, तो विकल्पों के आधार पे तो यहां पे कोई भी सही नहीं होगा। आपने ध्यान रखना है इनमें से केवल जो तीसरा है ये वाला सही है, बाकी सारे आपके गलत हैं। अगला, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? देखिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यपाल वित्त आयोग का गठन करता है, जिसे हम राज्य वित्त आयोग कहते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, आर्टिकल 243 का आई वाला जो पार्ट है वो राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है। भारत सरकार की जो आत्मनिर्भर भारत योजना है यह भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि और उद्योगों से निर्यात में सहयोग करती है, पहला सही है। घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करती है, ये भी सही है। यानी हमारी निर्माण क्षमता बढ़े, हम उद्योगों से ज़्यादा निर्यात करें, यहाँ पर ये सही है, इसमें सरकार मदद करती है। और बाहर से हम चीज़ें मंगवाने की जगह वहाँ से निवेश मंगवाएं, जिससे हमारे जो यहाँ के उद्योग हैं वो और ज़्यादा विकसित हो सके और हमारा निर्यात बढ़ सके। तो यहाँ पर आपके दोनों बिल्कुल सही है। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? चलिए देखते हैं। पहला, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न होता है, पहला आपका बिल्कुल सही है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव भी विपक्ष लाता है, निंदा प्रस्ताव भी विपक्ष लाता है। ठीक है, दोनों सरकार के खिलाफ लाए जाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। निंदा प्रस्ताव या तो किसी मंत्री के खिलाफ आता है या पूरे के पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ आता है। ठीक है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव पूरी सरकार के खिलाफ आता है, यानी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री सबके खिलाफ आता है। ठीक है, अगर निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार की बेइज्जती जरूर होती है, लेकिन उसे इस्तीफा देना नहीं होता, कंपलसरी नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, तो ये अविश्वास प्रस्ताव से अलग होता है। दूसरा कथन कहता है कि अविश्वास प्रस्ताव से अलग नहीं है, तो ये गलत है, दोनों अलग अलग होते हैं। इस प्रस्ताव में कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है, ये वाला भी गलत है। अविश्वास प्रस्ताव जब लाया जाता है तो उसमें कारण का उल्लेख करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन निंदा प्रस्ताव में कारण बताना अनिवार्य है, तो ये वाला आपका गलत है। सदन की अनुमति से इसे प्रस्तावित करने हेतु आवश्यक नहीं है, तो सदन की अनुमति भी आवश्यक है तभी ये आएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? इनमें से कौन सा विषय है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण। उच्च न्यायालय आर्टिकल 226 के तहत और सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करते हैं। ठीक है, जिसके माध्यम से वे विभिन्न प्रकार की जो रिटें हैं उन्हें जारी करते हैं। कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने पहली बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था?
यानी कांग्रेस की स्थापना को सेफ्टी वॉल्व के सिद्धांत के साथ किसने जोड़ा था? यह कहा था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। लाला लाजपत राय ने कहा था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना एक सुरक्षित वॉल्व सिद्धांत के तहत करी है। इसके तहत जो प्रेशर होता है वो लगातार बन नहीं पाता, एक छोटा सा सेफ्टी वॉल्व बना दिया जाता है जिसके माध्यम से प्रेशर धीरे धीरे लीक होता रहता है, जिससे कोई बड़ा विस्फोट ना हो सके। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने सबक लिया। लाला लाजपत राय कहते हैं उस समय ऐसा कोई दल नहीं था जो भारतीयों का जो गुस्सा है उसको धीरे धीरे लीक कर सके, इसीलिए अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना करी, ये इन्होंने कहा था। तो कांग्रेस के बारे में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत किसने दिया? लाला लाजपत राय ने। दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसरॉय पर एक बम फेंका गया था? देखिए, दिल्ली में जब एक वायसरॉय था जिसका नाम था लॉर्ड हार्डिंग, इसने प्रवेश किया तो इसके ऊपर बम फेंका गया था। यह बम रास बिहारी बोस के द्वारा 1912 में फेंका गया था। इस घटना को हार्डिंग बम कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना में मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी लाल और भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई थी। तो इनको भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बेसिकली 1911 में आप सभी जानते हैं तीसरा दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। इसी में यह घोषणा करी गई कि बंगाल का विभाजन रद्द होगा और इसी में यह घोषणा करी गई 1911 में कि दिल्ली भारत की राजधानी बनेगी। दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी। 1912 में ही अपने पूरी सेना के साथ यानी अपने पूरे अधिकारियों के साथ दिल्ली में एंटर होता है वायसरॉय हार्डिंग और तभी इसके ऊपर बम फेंका जाता है, ठीक है। दिसंबर 1912 की ये घटना है, इसे हार्डिंग बम कांड कहते हैं। सवाल बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जीके के प्रीवियस ईयर 20 सवालों को यहाँ पर देखा। कोशिश करी इन सवालों को पूरी डिटेल के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, एक एक फैक्ट के साथ यहाँ पे कवर करने का। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।